श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना से जंग आकाशवाणी के संग। और आज इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं कोरोना यानी कि कोविड-19 से जुड़े हुए बहुत सारे प्रमुख मुद्दों पर कि ये बीमारी क्या है, कैसे फैलती है और अगर हम इससे संक्रमित हैं तो हमें क्या करना चाहिए और अगर संक्रमित नहीं है तो आगे भी संक्रमित ना हो इसके लिए हमें क्या उपाय अपनाने चाहिए। और इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर विश्वंभर सिंह जी हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी IMS BHU में। विश्वंभर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार अशोक जी। डॉक्टर साहब, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में न केवल हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया एक तरह से अगर कहें तो कोविड-19 के प्रकोप से जूझ रही है जी। और हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। बनारस में भी 2 लोग और संभावना है कि इस वायरस से संक्रमित हो गए हैं जी। तो ऐसी स्थिति में जब ये इतनी भयावह समस्या है तो हमारे श्रोताओं को सबसे पहले आप ये बताएं कि ये बीमारी जो है वो किस तरह से फैल रही है और इसको कैसे फैलने से रोका जा सकता है। जी, इस बीमारी की सबसे खास बात ये है कि इसको नाम ही दिया गया है कोविड-19, यानी कि जो 2019 में यह वायरस वुहान से फैलना शुरू हुआ और वुहान से जब ये वायरस फैला तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में धीरे धीरे करके ये बढ़ता गया। इसमें किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के संपर्क में आने से या 3 मीटर के दायरे में आने से उनके जो भी सिक्रीशंस निकल करके आते हैं उसमें जो वायरस शेड होता है उसके संपर्क में आने से ही यह बीमारी फैल रही है और उसी के माध्यम से पूरे विश्व में फैली है। और अगर काशी तक भी यह आई है तो इन्हीं वजहों की वजह से आई है, एक दूसरे के संपर्क में आने। इसलिए जो सबसे बड़ा काम था सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, क्वारंटीन करना, आइसोलेशन करना और लॉकडाउन करना, अभी अपने हाथ में सबसे बड़े हथियार यही है। विश्वंभर जी, हम सभी जानते हैं कि अभी प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में आकर के लॉकडाउन की जो अवधि है उसको 3 मई तक के लिए फिलहाल बढ़ा दिया। तो लॉकडाउन का बढ़ाना इस बीमारी को रोकने में कितना कारगर होने वाला है? जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कि विश्व में भारत के लोगों ने, भारत की जनता ने जिस प्रकार से लॉकडाउन का पालन किया है उसका रिफ्लेक्शन हम सीधे सीधे केस के नंबर से देख पाते हैं। जैसा कि विश्व में कई और देश, यूरोप, अमेरिका के देश, इन्होंने ठीक प्रकार से या तो लॉकडाउन समय पे नहीं लागू किया या इन्होंने लॉकडाउन का पालन ठीक से नहीं किया या कहीं कहीं तो लॉकडाउन किया भी नहीं। उसकी परिणति यही है कि विश्व भर में लाखों मौतें हुई जो कि हम सभी देख सकते हैं। लॉकडाउन होने से संक्रमण तेजी से नहीं फैलता, लोग एक दूसरे के संपर्क में कम से कम आते हैं और उनके बीमार होने की स्थिति में अस्पतालों की उपलब्धता बनी रहे, ये एक महत्वपूर्ण पक्ष रहता है। भारत, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे जो अस्पताल के बेड हैं, जो भी हमारी मेडिकल इक्विपमेंट्स की तैयारी है या जिन परिस्थितियों में हमारे देश के लोग रहते पलते बढ़ते हैं, उस परिस्थिति में भी इस बीमारी को इतना कंट्रोल कर लेना भारत की इस बीमारी पे बड़ी एक विजय का स्वरूप दे रही है। 20 महामारियों का, पिछले बड़े बड़े महामारियों का मैंने अध्ययन किया, उससे मुझे जानकारी मिली कि भारत ने कभी किसी ऐसी महामारी को जन्म नहीं दिया। यह कहीं न कहीं मिडिल ईस्ट और चीन या लैटिन अमेरिकी देशों से कई बार और यूरोप से भी फैली है, लेकिन मानव सभ्यता ने हमेशा इस पे विजय पाई है। किसी न किसी प्रकार से हम इन बीमारियों से उबर पाए। जैसा कि हम अपने संस्कृति में भी अगर थोड़ा झांक के देखें तो नजर आता है कि कई बार गांवों में बीमारियां फैलती थी तो कुछ समय तक एक दूसरे के गांवों तक जाना लोग छोड़ देते। तो भारत इन सारी चीजों से पहले से ही जूझना जानता है, इसलिए हम इस बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल कर ले जाएंगे और आने वाले समय में हम विजयी होकर के कोरोना से बाहर निकलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। डॉक्टर साहब, जो जानकारियां अभी तक निकल करके हम सभी के सामने आ रही हैं, चाहे वो रेडियो हो, अखबार हो, टेलीविजन हो या जो हमारे मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरीज हमें आ रही हैं, हम सभी को लगभग ये पता है कि ये बीमारी, ये वायरस जो है, इसका अटैक हमारे श्वसन तंत्र पर पड़ता है और ये हमारे श्वसन तंत्र को पूरी तरह प्रभावित कर देता है, विशेष करके हमारे फेफड़ों को, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो जो हमें सुझाव दिया जाता है कि हमें नाक को और मुंह को ढक के रखना है, मास्क का प्रयोग करना है, इसमें लापरवाही अगर हम करते हैं, मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, अपने चेहरे को ढक के नहीं रखते हैं, तो ये संक्रमण जो है वो हमारे ऊपर किस तरह का प्रभाव छोड़ता है? देखिए, मास्क का प्रयोग हमें इसलिए करना है कि हम किसी संक्रमित रोगी के 3 मीटर की परिधि में भी आ जाते हैं, उसके सांस के द्वारा अगर वायरस निकल करके बाहर आता है तो हम उसके संक्रमण में ना आए, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम संक्रमित हैं तो हम कहीं बीमारी ना फैलाएं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सबसे जरूरी है इसके साथ साथ हाथ धोते रहना, जिसको बार बार हर जगह से बताया भी जा रहा है, क्योंकि ये जो भी नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हमारे आसपास टेबल हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, साइकिल हो सकती है, या कोई भी ऐसी चीज, इस पे ये 7 से 8 घंटा सर्वाइव करता है ये वायरस, ऐसा बताया गया है अभी तक की स्टडीज में। जहाँ तक श्वसन तंत्र की बात है, तो सबसे पहले ये आंख, मुंह और नाक से अंदर के रास्ते को जाता है, इसलिए मास्क हमको अंदर के रास्ते में जाने से एक रोकने का भी व्यवस्था करता है। ट्रिपल लेयर मास्क होने से हम इस छोटे से वायरस को रोक सकते हैं। अंदर जाने के बाद ये नेजोफेरिंग्स और फेरिंग्स में कॉलोनाइजेशन करता है। कभी कभी खराश, बुखार, खांसी के साथ लोग प्रेजेंट करते हैं। धीरे धीरे जब बीमारी बढ़ती है तो नीचे के श्वसन तंत्र में यानी कि लंग्स की तरफ जाता है, और वहां तक जाते जाते अगर हमारे इम्यून सिस्टम ने रिस्पॉन्ड कर लिया या दवाइयों की मदद से हम अपने शरीर को ठीक रख पाए, तब कोई समस्या नहीं आती। अन्यथा अगर लंग्स के भीतरी हिस्से में चली जाती है यह बीमारी और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती और सपोर्ट सिस्टम हमारा शरीर का काम नहीं कर पाता, तो शरीर के सभी अंग धीरे धीरे शिथिल हो जाते हैं और अंततः कोविड का शिकार हो जाता है। 2 से 3% पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, एक दवा आजकल बड़ी चर्चा में है जिसका नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। इसकी चर्चा हमारे देश से लेकर के और अमेरिका तक हो रही है, और हम में से कई सारे लोग जो कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहते हैं वो जा करके मेडिकल स्टोर्स पर इस दवा की पड़ताल भी कर रहे हैं कि भाई ये दवा बाजार में है कि नहीं है, अगर है तो हमें मिल जाए किसी तरह से। तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि चाहे वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो या अन्य कोई भी दवा, क्या सेल्फ मेडिकेशन मेडिकल स्टोर पर जा करके और कोई भी दवा ले लेना अपने किसी भी बीमारी के लिए, नॉर्मल खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार है तो उसके लिए भी, क्या ये उचित है? और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का जिस तरह से प्रयोग की बात आ रही है कि भाई लोग इसको ले रहे हैं और रख ले रहे हैं अपने पास, तो ये क्या उचित है और इसका प्रयोग कितना खतरनाक हो सकता है? जैसा कि आपने बताया कि ओवर द काउंटर ड्रग्स के इस्तेमाल का किसी भी समय इस्तेमाल ठीक नहीं है, और इस समय तो पैंडेमिक की स्थिति है, इसमें तो हमें सतर्कता के साथ चिकित्सकों की सलाह से ही कोई दवा लेनी चाहिए। जहाँ तक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात है तो ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है जो भारत में लंबे समय से उपलब्ध रही है, लेकिन इसकी कुछ साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से इसको लगातार इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, जैसा कि हार्ट पे इसका सीधा सीधा इफेक्ट भी कई बार देखने में मिलता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो कमजोर हों इस प्रकार से, तो उनको तो हमेशा ही हिदायत दी गई है कि इसका इस्तेमाल नहीं होना है। आज पैंडेमिक की स्थिति है और इसमें अगर यह ड्रग, जैसा कि कुछ स्टडीज में बताया कि फायदेमंद आ रही है, तो किसको देना, कब देना, यह निर्धारण स्वयं से ना करें। ये उन्हीं लोगों को दी जाए जिसको इसकी आवश्यकता हो, और अन्यथा इसके लेने के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ सकता है। यही आग्रह रहेगा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बिना किसी चिकित्सक की सलाह से ना प्रयोग करें। अच्छा, चूंकि आप नाक, कान और गला रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो जिस तरह का मौसम आजकल हो रहा है, चूंकि उमस बढ़ी हुई है, तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो अक्सर हम गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थ हैं या ठंडा पानी है, इसका भी प्रयोग करते हैं, और घरों में लोग एसी का भी प्रयोग करते हैं। तो आमतौर पर साधारण रूप से जो गले की खराश है या जो जुकाम हो जाना है, उसमें और इसमें क्या अंतर है, और इन चीजों का प्रयोग करना उचित है अभी? देखिए कि गाइडलाइंस हर चीज के लिए इसीलिए बनाई जा रही हैं समय समय पर कि किन का टेस्ट करना, ऐसे लोगों का टेस्ट करना जो विदेश से आए, उन लोगों का टेस्ट करना जो ऐसे लोगों के संपर्क में आए, या ऐसे लोगों के में आए जो बीमार हुए बाद में, या उनके ख्याल रखने के दौरान या उनकी यात्रा के दौरान उनके संपर्क में आए। तो 1-to-1 इंटरेक्शन जहाँ पे हुआ या आसपास उनके उस एरिया में रहे, ऐसे ही लोगों को टेस्ट करना है। स्वभावतः यह मौसम ऐसा है जो कि गर्म है, जिसमें लोग एसी चलाना चाहते हैं। तो अभी जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार अगर आपका एसी सिंगल एसी है, स्प्लिट एसी है, विंडो एसी है, तो कोई समस्या है। लेकिन वो बड़े एरियाज में अगर सर्कुलेटिंग एसीज हैं तो वहाँ बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में एसी के द्वारा, वेंट के द्वारा भी फैल सकती है। इसलिए ऐसे सामूहिक एसी का प्रयोग जो कि पूरा एरियाज को कवर करके, जैसे एयरपोर्ट में या अस्पतालों के अंदर अगर इस तरह के एसीज लगे हैं जो कि डायरेक्टली वेंट से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, सभी कमरे, वार्ड, तो उनका प्रयोग नहीं करना है। यहाँ तक ठंडे पानी की बात है, स्वभावतः इस समय ठंडा पानी पीने का मन करता है, लेकिन अगर हम साधारण पानी पिए या सुराही का प्रयोग करें वो ज्यादा लाभप्रद रहेगा, क्योंकि आजकल जरा सी भी खांसी या जुकाम होने के बाद मन में अनेक आशंकाएं उठने लगती हैं, इसकी वजह से मन भ्रमित होता है और परिवार परेशान। तो ऐसी परिस्थिति में इन सब चीजों से बचना ही चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, वृद्ध जनों को लेकर के और बच्चों को लेकर के विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा जा रहा है,
ये हम भी अपने श्रोताओं से कहते हैं कि भाई घर में अगर कोई वृद्धजन है, वरिष्ठ नागरिक हैं या छोटे बच्चे, तो उनको बहुत आवश्यक है इस संक्रमण से बचाना। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में सारे देश से ये अपील की कि हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है अपने वृद्धजनों की, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उतनी बेहतर नहीं होती। तो हमारे श्रोताओं से वृद्धजनों के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनकी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, उनका ध्यान कैसे रखें, विशेष करके ऐसे लोग जो किसी क्रॉनिक डिजीज से, माने कोई लंबी बीमारी से, डायबिटीज से या ब्लड प्रेशर की समस्या है, हार्ट की कोई समस्या है, ऐसी बीमारियों से जो जूझ रहे हैं, ऐसे वृद्धजनों का ख्याल कैसे रखें? जैसा कि आपने स्वयं ही बताया कि प्रधानमंत्री जी ने भी बताया है, वृद्धजनों में इम्यूनिटी की समस्या रहती है, तो ऐसे में उनको जो भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। भोजन में प्रोटीन की मात्रा ठीक प्रकार से लेनी चाहिए। ऐसे किसी भी संपर्क में आने से बचना चाहिए जो कहीं बाहर जा रहे हों या बाहर से आ रहे हों, या उनका समय समय पर सारी जांचें हो सके, ध्यान रखें। डेफिनेटली बच्चों में भी यही परिस्थिति है, पूरी तरह से इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई होती है, तो कहीं कहीं तो इसको लाभप्रद भी बता रहे हैं कि इसकी वजह से उनके में कोरोना के परसेंटेज कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बचाना आवश्यक है ऐसी पॉपुलेशन को, और साथ ही साथ अपनी बाकी पॉपुलेशन को भी इससे संक्रमण में आने से बचाना है। ऐसा नहीं है कि यह किसी को नहीं हो सकता, यह सबको हो सकता है, और बुजुर्गों और बच्चों में ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जान है तो जहान है बहुत ही अच्छी बात रही। अगर जान रहेगा जहान रहेगा। हम सभी मिलकर के अगर ठीक प्रकार से अपने स्वास्थ्य को इस पैंडेमिक से बचा पाएंगे, अपने जीवन को बचा पाएंगे, तो इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ अच्छा करने का समय हमें फिर मिलेगा। हम सभी मिलकर के इसे पुनः स्थापित कर पाएंगे। बीएचयू को, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक बड़ा संस्थान है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो अभी क्या स्थितियां हैं हमारे बीएचयू के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, इस बीमारी को लेकर के किस तरह से प्रयासरत है ये संस्थान, और वहां पर इसको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है? बीएचयू, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि पूर्वांचल के कई जिलों से जो भी सैंपल आ रहे हैं उसकी जांच का काम हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के बहुत ही अच्छी टीम द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ अपने यहाँ जो इमरजेंसी की व्यवस्था है सुचारू रूप से चल रही है। सभी प्रकार के जो भी इमरजेंसी केसेस आते हैं इमरजेंसी में या ट्रॉमा सेंटर में, उसको हम सभी ठीक प्रकार से देख पा रहे हैं, लेकिन सावधानी के साथ इस काम को कर रहे हैं। पीपीई पहन करके या N95 का प्रयोग करके लोग इसमें जा रहे हैं। रेजिडेंट्स और डॉक्टर्स जिनकी ड्यूटी फ्लू ओपीडी में लगी है, यानी कि कोरोना ओपीडी में लगी है, वह भी बचा करके उसको रोटेटरी ड्यूटी पूरी तरह से ठीक प्रकार से कर रहे हैं। सैंपलिंग का काम भी आवश्यकता अनुसार मरीजों का किया जाता है जो कि क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद अगर किसी को क्वारंटीन करने की आवश्यकता है तो उसके लिए भी अस्पताल में बेड्स हैं। आइसोलेशन कोविड आईसीयू भी पूरी तरह से फंक्शनल है। चूंकि आप चिकित्सा के पेशे में हैं, ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको घर से निकलना है, हॉस्पिटल जाना है, जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको देखना है। तो घर की तरफ से किस तरह का दबाव, कोई प्रेशर होता है क्या कि भाई कैसे जा रहे हैं, इस बीमारी से भी बचना है, अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना है? जैसा कि आपने खुद ही बताया कि इस पेशे में जाना है, यह जानकारी सबको है और सभी लोग जानते हैं कि इसकी अगर ट्रेनिंग हमने ली है और उस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, तो सबको बचाते हुए अपनी जो भी मर्यादाएं हैं उनका पालन करते हुए अस्पताल जाना आना होता है। समय अनुसार ही, आवश्यकता अनुसार जाना होता है। यह नहीं है कि लगातार जाकर के वहाँ पे तो पहले की तरह हम लोग लगातार सामान्य मरीज देख रहे हैं, ऐसी परिस्थिति भी नहीं है। इमरजेंसी चालू है, क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, और आने के बाद और जाते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि एक्स्ट्रा सामान जैसे बेल्ट का प्रयोग है वो नहीं करता हूँ। आने जाने समय अपने हाथों की सफाई का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। मास्क लगा रहता है, और आने के बाद जो भी सामान हमारे साथ गया होता है वो मिनिमम सामान होता है, उसको जो है फिर आने के बाद ठीक प्रकार से क्लीन करके ही और स्नान के बाद ही घर में जाना होता है। डॉक्टर साहब, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। तो अभी आकाशवाणी के हमारे जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, चाहे वो बनारस के श्रोता हों या बनारस के आसपास के जो अन्य जनपद हैं जहां पर भी हमारे कार्यक्रम सुनाई दे रहे हैं, उन सभी आकाशवाणी के श्रोताओं को चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग से और लॉकडाउन के पालन से हम इस बीमारी पे विजय पा सकते हैं, जब तक कि हमारे पास वैक्सीन और अन्य दवाएं उपलब्ध नहीं होती। इसके अलावा अपने पास अभी कोई साधन नहीं है। जरूर से गमछे का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, हाथ धुलते रहें, और बाहर आने जाने में जितना आवश्यकता हो उतना ही करें और सभी सावधानियों का पालन करें।
आज के समय में जो प्रसार भारती से जो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन जो कि सुदूर इलाकों तक पहुंच पा रहे हैं, उनके माध्यम से बहुत सारी बातें हम लोग सामान्य लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं और लोग उसका पालन कर पा रहे हैं। इसी वजह से हम बीमारियों से दूर हैं। इसके लिए प्रसार भारती के सभी माध्यमों का बहुत बहुत धन्यवाद, चिकित्सकों की तरफ से, समाज की तरफ से। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, आपने ऐसे कठिन समय में भी आकाशवाणी को समय दिया। हमारे श्रोताओं को कोविड-19 के बारे में जो जानकारी की बातें आपने बताई हैं, निश्चित तौर पर ये हमारे सभी श्रोताओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली हैं। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक।